जिनसात किस्त नंबर 6। किस्त शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे खां एक सरकारी दफ्तर में अंग्रेज़ अफसर का चपरासी था। उसकी सिफारिश पर इकबाल को नौकरी मिलने वाली थी। उसके एवज छोटे खां अपनी बेटी परवीन की शादी इकबाल से करने का आरजुमंद था, यानी इस हाथ लिए और उस हाथ दिए। इकबाल के बाप अफजल ने उस शर्त पर यह बात मान ली कि जब दोनों बड़े बेटियों की शादी हो जाएंगी तो ये बैल मंडे चढ़ेंगी। छोटे खां ने शर्त कबूल कर ली और यूँ उसकी बेटी के लिए एडवांस बुकिंग हो गई। कुंबे और करीबी ख़ानदानों की लड़कियां देखी भाली होती है। छोटे खां की बेटी परवीन को इकबाल के वालिदैन ने देखा था, इसलिए लड़की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूँ भी लड़के को देखने से ज़्यादा ख़ानदान देखे जाते हैं। छोटे खां लुहारी दरवाजे में रहता था। उस वक्त ये बताने आया था कि अपने अंग्रेज़ अफसर से बात कर ली है। कल सुबह इकबाल को उसके साथ जाना था। यूँ भी अफजल के लिए ये रिश्ता चपड़ी दो वाली बात थी। रिश्ता भी मिल रहा था और नौकरी भी, पर वो कैसे इनकार कर देता। गोया उसकी पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। रहा मेरा मामला तो इकबाल की हर आला बाला अब मुझी को भुगतना थी। इंसानों के दरमियान एक इंसानी जिस्म में रहने का मेरा ये पहला तजुर्बा था, जो इब्तदाई में मेरा बड़ा सनसनीखेज़ साबित हो रहा था। मुझसे पहले शायद ही जिन्नात में से कोई सरकारी महकमे में रहा हो। मुझे ये सब कुछ अजीब लगने के साथ साथ बहुत दिलचस्प और अच्छा लग रहा था। एक जिन और सरकारी नौकर। उस रात जब घर में हर तरफ छमछाम हो गई तो मैं खामोशी के साथ उठकर छत पर पहुंच गया। ऊपर पहुंचते ही मैंने बराबर वाली छत का झुककर जायज़ा लिया तो अभी खाली थी। नरगिस अभी तक छत पर नहीं आई थी। मैं बेचैनी से उसकी आमद का इंतज़ार करने लगा। तवील अरसे सब्र के बाद आज रात मेरे अरमान पूरे होने वाले थे। आने वाला हसीन लम्हात के तस्वुर ही से मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ रही थी। कुर्ब के ज़ाविये अभी से मेरे तस्वुर में रंग भर रहे थे। खासी देर इंतज़ार करने के बाद बराबर वाली छत पर मैंने कदमों की छाप सुनी तो चौंक उठा। वो सरापा नाज वादा छत पर आ गई थी। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी से कह दो, वो तेज़ी से दीवार के करीब आकर बोली। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? मैंने बेताब होकर पूछा। मुझे फ़ौरन वापस जाना है, उसने पहले ही की तरह जल्दी से बताया। मालूम नहीं क्यों वो घबराई हुई सी लग रही थी। लेकिन जल्दी क्यों जाता है? मैंने मालूम किया। आज तो इतने दिन बाद तुमसे मिलने का मौका मिला है। वैदन बुआ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बार बार खांसी उठ रही है। उनकी आँख खुल गई और उन्होंने मेरी चारपाई खाली देखी तो गज़ब हो जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। नरगिस ने जल्दी वापस जाने की वजह बताई। मुझे उस बेवा बुढ़िया पर गुस्सा आया। मेरे और नरगिस के दरमियान आज कोई रुकावट नहीं थी तो वो बुढ़िया दीवार बन गई थी। खुदा गारत करे उस मलून बुढ़िया को, मैंने दिल ही दिल में कहा। फिर गुस्सा पीकर नरगिस को मुखातिब किया। तुम ख्वाह डर रही हो, कोई गज़ब नहीं होगा। आज नहीं तो कल तुम्हें हमेशा के लिए मेरा ही होना है, फिर क्या डरना। मर्द ज़ात का कुछ नहीं जाता, लेकिन औरत एक दफ़ा बदनाम हो जाए तो फिर कहीं की नहीं रहती। नरगिस उदास लहजे में कहने लगी। मैंने सोचा कि ये कीमती वक्त बातों में ज़ाय करने के लिए नहीं है। मेरे और नरगिस के दरमियान हिजर की जो दीवार हाइल थी, मैं उसे गिराकर आज ही दियारे विस्ल में पहला कदम रख देना चाहता था। फिर तो आइंदा के लिए भी रास्ता खुल जाता। नरगिस तो एक ऐसी घटा थी कि मेरे वजूद का सहरा पर 1000 बार बरसती फिर भी तशनी की शायद कम ना होती। इस लम्हे मुझे पहली मर्तबा एक अजीब सा तजुर्बा हुआ। मुझ पर इकबाल की फितरी पारसाई गालिब आने लगी। मेरे जहन में न जाने कहाँ से यह ख्याल आ गया कि ऐसा करना सख्त गुनाह है और उस गुनाह की बड़ी सज़ा है। फिर यह कि मैं उस हालत में पकड़ा गया तो बड़ी रुसवाई होंगी। तरह तरह के वसवसों और अंदेशों ने मुझे घेर लिया। बामुश्किल मैंने अपने जहन से उन ख्यालात को झटका। खुद पर काबू पाते ही मैं दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। अरे अरे, नरगिस बौखला गई। उसे यकीनन मुझसे ऐसी गैर अखलाकी हरकत की तवक्को नहीं रही होंगी। शरीफ शरफा किस्म के नौजवान किसी माह रूह की खातिर यूँ दीवारें नहीं फानते और ना दूसरों के घरों में कूदते हैं। इकबाल ने शायद कभी ऐसा नहीं किया होगा। नरगिस खौफज़दा होकर पीछे हट गई थी। तुम ये क्या कर रहे हो?
मैंने नरगिस को संभालने का मौका नहीं दिया। तेज़ी से आगे बढ़कर मैंने नरगिस को अपनी बाहों में समेट लिया। नरगिस कसमसाने लगी और फिर मचलते हुए बोली, छोड़ दो मुझे। नहीं इकबाल, ये काम शादी से पहले नहीं, ये सख्त गुनाह है। नरगिस रुक रुक कर बोली। ऐन उसी वक्त नीचे सहन से एक नुस्वानी आवाज़ बुलंद हुई, नरगिस बेटी, अरे नरगिस बेटी की, अरे कहाँ हो तुम? ये वहीदन बुआ की आवाज़ है। वो जाग गई। ये कहते ही नरगिस तड़प कर मेरी आगोश से निकल गई। मालूम नहीं उस वक्त नरगिस के जिस्मों में कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। शायद मुमकिन जिल्लत और रुसवाई के ख्याल से उसके जिस्मों में इतनी ताकत भरती हो। फिर वो बुलंद आवाज़ में बोली, आई वहदन बुआ। फिर मैंने देखा नरगिस अपना तरतीब लिबास दुरुस्त करती हुई नीचे जाने वाली जीनों की तरफ भागी। ख्वाहिश के बावजूद मैं उसे रोक नहीं सका। उस बुढ़िया वहीदन को मैं कोसने लगा जिसने ऐन वक्त पर बना बनाया खेल बिगाड़ दिया था। जी चाह रहा था अभी नीचे जाकर उस कमबख्त की गर्दन दबा दूँ। कुछ ही देर के बाद नीचे से बुढ़िया की हैरत ज़दा आवाज़ आई, अरे बेटी, इस वक्त छत पर? वो बुआ, मेरा एक बुंदा गिर गया था, उसे देखने गई थी छत पर और मुझे बुंदा मिल गया। नरगिस ने बात बनाई। बुढ़िया की बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठी, बेटी, अंधेरे में बुंदा मिल गए तो? हैरत है। बुढ़िया बड़बड़ाई, फिर कहने लगी, मगर तुम तो सो गई थी। सोई नहीं थी, बस यूं ही आंखें बंद कर पड़ी हुई थी। बार बार मुझे बूंदे का ख्याल आ रहा था। अम्मी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। फिर ख्याल आया कि शाम को मैं छत पर गई थी, वहीं बूंदा गिर गया होगा। नरगिस की आवाज़ दूर होती गई। फिर मालूम नहीं उसने बुढ़िया को कैसे मुतमईन किया। छत पर मेरा खड़ा रहना अब फजूल ही था, इसलिए दोबारा दीवार फलांग कर बराबर वाली छत पर आ गया और फिर नीचे घर में पहुंच गया। उस रात मुझे देर तक नींद नहीं आई क्योंकि मेरे जज्बात भड़क उठे थे। मेरी हालत किसी ऐसी शख्स की सी थी जो इंतहाई प्यासा हो और ठंडा मीठा पानी उसके सामने लाकर हटा दिया गया हो। मैंने खुद को दिलासा दिया, आज रात नहीं तो फिर किसी रात मुझे अपने तशने आरजू की तकमील का मौका मिल ही जाएगा। नरगिस मुझसे दूर ही कितनी थी, मैंने उस तक पहुंचने की राह हमवार कर ली थी। उसके अलावा पेशकदमी करके आइंदा मज़ीद आगे बढ़ने के इम्कानात पैदा कर लिए थे। जहाँ तक मैंने पेशकदमी की थी वहाँ से मेरी मंजिल बस एक ही कदम तो आगे थी। मुझे यकीन था कि नरगिस से अगली मुलाकात में ये फ़ासला अबूर करते हुए मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मुझे ये सोचकर भी अजीब सी मसरत का एहसास हो रहा था कि नरगिस असली सूरत से कतई लाइल्म थी। उसके वहम व गुमान में भी ये बात नहीं होंगी कि उसे अपने बाजुए के हिसार में लेने वाला इकबाल नहीं कोई और था, और गैर इंसानी वजूद आदमज़ादा नहीं जिनज़ादा। दूसरे दिन सुबह छोटे खा आदम के। मैं पहले ही से तैयार था। आदमी तो खैर वो छोटे ही थे मगर एक बड़े अंग्रेज़ अफसर के चपरासी थे। उसके नतीजे में मुझे सरकारी नौकर बना लिया गया। साहब बहादुर ही मेरा इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उस अंग्रेज़ ने मुझे बार बार इकबाल की बजाय इकबाल कहा। यह मजबूरी बर्दाश्त कर गया। अभी मुझे विसाल यार तक हर सितम बर्दाश्त करना था। इकबाल बन जाना तो मामूली सी बात थी। उस रोज़ इकबाल की बहन शहनाज के ज़रिए मैंने नरगिस को फिर मिलने का पैगाम भिजवाया। शहनाज ने आकर बताया कि नरगिस आज नहीं मिल सकती, किसी और रोज़ मौका निकाल कर मिलेंगे। मुझे यह सुनकर गुस्सा तो आया लेकिन जब्त कर गया। नरगिस के लिए मैं जितना तड़प रहा था वो उसी कदर सर्द महरी दिखा रही थी। मैंने ये भी सोचा कि शायद गुज़िश्ता रात की पेशकदमी से और मेरी जल्दबाजी से वो डर गई हो। मुझे इतनी बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। रफ्ता रफ्ता उसे राह पर लाना था। वो बहरे नौ इतनी ना समझ नहीं थी कि मेरा मकसद ना जान पाती। मेरा महकमा काफ़ी बड़ा था, इसमें आदमज़ादिया भी मुलाजिम थी। दूसरे दिन से मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया था। उन्हीं परिवशों की वजह से मुझे दफ्तर अच्छा लगा। इकबाल का वजूद वाकई सिन्फ मुखालिफ के लिए बड़ी कशिश रखता था। मुझे इसीलिए उन आदमज़ादियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींचने लगी। वो भी देसी ईसाई थी, बस इक्का दुक्की ही गैर मुल्की यानी अंग्रेज़ थी, मगर उन्होंने बड़े ओहदे संभाल रखे थे। वो इसीलिए
مجھ سے جلد بے تکلف نہیں ہوئی۔ ایک ہی ہفتے میں ایک عیسائی لڑکی ریٹا کو میں نے شیشے میں اتار لیا اور وہ میری محبت کا دم بھرنے لگی۔ وہ میرے ہی سیکشن میں تھی۔ سولی سلونی ریٹا آنکھوں کے راستے سے سیدھی میرے دل میں آ اتر گئی تھی۔ اس میں بڑا نمک تھا، جسم متناسب اور چرک، کتابی ہونے کے علاوہ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، خوابناک سی آنکھیں۔ ان آنکھوں پر بڑی بڑی پلکوں کی چلمن تھی۔ یہ چلمن اٹھا کر جب وہ مجھے دیکھتی تو جی چاہتا ابھی خراج محبت وصول کر لوں، مگر اس مرتبہ میں بہت محتاط تھا۔ نرگس کے معاملے میں جلد بازی کا نتیجہ میں دیکھ ہی چکا تھا۔ وہ مجھ سے کھنچ گئی تھی، وہ اس لیے کہ دھیرے دھیرے ریٹا کو گھاٹ پر لا رہا تھا۔ ریٹا کے علاوہ ایک انگریز میم کی نظر بھی مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ ایک بڑے انگریز افسر کی بیوی تھی۔ یہ وہی بڑا انگریز افسر تھا جس کے چپراسی چھوٹے خاں تھے۔ وہ اکثر اپنے شوہر ولسن کے پاس دفتر آتی جاتی رہتی تھی۔ میری میز راستے میں پڑتی تھی۔ پہلی بار جب اسے میں نے دیکھا تو دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ اپنی دانست میں شاید وہ بھی مجھے دیکھ ہی رہی تھی، لیکن مجھے یہی لگا کہ کسی اور طرف اس کی نگاہ ہو۔ وہ بھینگی تھی، جس میں لمبی کی کچی کی طرح تھی جس پر کپڑے ٹانگ دیے ہوں۔ ایک روز میں جب دفتر سے لوٹ رہا تھا تو وہ کمبل ہو گئی تھی، اس بہانے کہ مجھے ڈراپ کر دے۔ وہ کار میں تھی، ہرچند کہ وہ آدم زادی کے نام پر ایک سفید دھبا تھی، مگر بڑے انگریز افسر کی بیوی ہونے کے سبب میں اس کی پیشکش ٹھکرا نہیں سکا۔ اپنے شوہر نامدار کی طرح اس نے مجھے اقبال کی بجائے اقبال بنا دیا اور میں جی میم صاحب کے رہ گیا۔ راستے میں اس نے مجھ سے بے تکلف ہونے کی غرض سے کئی نسوانی ہرے آزمائے۔ وہ کیا چاہتی ہے میں خوب سمجھ گیا تھا، اس لیے اپنے گھر سے پہلے ہی کار کو رکوا لیا تھا۔ مجھے دفتر جاتے ہوئے دوسرا ہفتہ شروع ہوا تھا کہ واپسی میں اچانک ایک کار ہارن سنائی دیا۔ میں بھائی دروازے کے حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چیل اپنے پہلے جھپٹے میں ناکام ہو کر اب بھی میری طاق میں ہو اور میرے ارد گرد ہی منڈلا رہی ہوں گی۔ میم صاحبہ کو چیل کہہ کر خدا نہ خواستہ میرا مقصد ان کی توہین کرنا نہیں، میں تو دراصل ایک لفظ کے ذریعے ان کی کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ میں ہارن سنا اور پلٹ کر دیکھا تو وہی تھی۔ انہوں نے اپنی ترچھی نظروں سے مجھ پر وار کیا۔ اپنی کار کو وہ پہلے ہی میرے قریب روک چکی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا، اقبال مائی سویٹ ہارٹ، پھر کار کا اگلا دروازہ کھول دیا۔ کم آن ان دی کار۔ میں جھجکتا ہوا سا کار میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے کار اسٹارٹ کر دی تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے عاجزی سے کہا، میرے اکلوتی امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میم صاحبہ آپ مجھے یہ کہاں لے جا رہی ہے؟ میں تو اپنے گھر پر جا رہا تھا۔ چلے جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ تم سے مجھے ایک بہت ضروری بات کرنا تھی۔ تو کہہ دے جلدی سے۔ میں ڈرا کہ کہیں پہلی سی ملاقات کی طرح میم صاحبہ اس مرتبہ بھی بے تکلفی پر نہ اتر آئے۔ تم تو مجھ سے اس طرح خوفزدہ لگ رہے ہو جیسے کوئی چوہا بلی سے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی میم صاحبہ ہنس پڑی۔ اس طرح کے چوہیا جیسے چھوٹے چھوٹے دانت واضح طور پر نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم واقعی اتنے بھولے والے ہو اقبال؟ اب تک کچھ نہیں سمجھ سکے؟ آپ ہی بتا دے کہ میں کیا سمجھ نہیں سکا۔ میں سب کچھ سمجھ کر ناسمجھ بن گیا۔ اقبال میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میم صاحبہ ایسی بے خودی سے میری طرف دیکھنے لگی کہ سامنے سے ان کی نظر ہٹ گئی۔ میم صاحبہ! میں چیخ اٹھا۔ سامنے سے مجھے ایک تانگا آتا دکھائی دے گیا۔ کار اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ میم صاحبہ جانے عشق سے فوراً واپس آ گئی۔ کار لہرا کر بائیں جانب ہو گئی۔ غریب تانگے والے نے حادثے سے بچنے کے لیے اتنی زور سے گھوڑی کی لگام کھینچی کہ تانگا الٹتے بچا۔ میم صاحبہ وہاں رکے بغیر ریس لگا گئی۔ وہ اگر وہاں رک بھی جاتی تو کوئی ان کا کیا بگاڑ لیتا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ ابھی ٹکر ہو جاتی تانگے سے۔ میں بولا، بغیر بریک والی یہ گاڑیاں بند کر دینا چاہیے۔ بریک ہوتا ہے ان میں میم صاحبہ، اسے لگام کہتے ہوں گے۔ لعنت پڑو، یہ دیکھو کہ میں نے آج تمہیں ڈھونڈا کیسے۔ حالانکہ تم نے مجھے اپنا گھر نہیں دکھایا، لیکن میں جانتی ہوں بھائی دروازے میں تم کہاں رہتے ہو۔ میم صاحبہ اسی طرح اردو کی ٹانگ توڑ رہی تھی کہ اگر بیان کر دوں تو سمجھنا مشکل ہو جائے۔ میں بہرحال پوری توجہ دے کر ان کی بات سمجھ رہا تھا۔ میم صاحبہ نے میرے یعنی اقبال کے گھر کا سراغ لگا لیا تھا۔
میرے نزدیک یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں تھی۔ انہیں میرے دفتر کا علم تھا اور یہ بھی معلوم تھا کہ کس سیکشن میں ہوں۔ وہ کسی بھی روز میرا تعاقب کر کے پتہ لگا سکتی تھی کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ میں اسی لیے کچھ نہ بولا۔ میم صاحبہ نے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا دیا اور میرا درست ثابت ہوا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مجھے یہ بھی باور کرایا تھا کہ وہ میرے عشق میں کتنی سچی ہے۔ بس چھٹی قسط یہیں تک، اب اس کی بات کی قسط نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اب آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔